क्या चल रहा था, कहाँ पे थे हम लोग? साइक्लो उसमें एल्केन वगैरह में हमने बता लिया था कि कैसे नॉमेनक्लेचर किया जाए। सिन एंटी ये सब ही तो हो चुका था ना तुम लोगों का, ये सब तो करवा दिया था। चलिए, अच्छा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की प्रॉपर्टी वगैरह कुछ बताया था? नहीं, नहीं बताया था शायद, प्रॉपर्टी नहीं कराया था। चलो, आज हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। देखो, तो यहां पर कौन कौन सी प्रॉपर्टी इन जनरल हम लोग देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी इसका हम देखते हैं पोलैरिटी। पोलैरिटी, ठीक। और इसके बाद दूसरा हम लोग देखेंगे सॉल्युबिलिटी। अगला हम लोग क्या देखेंगे? बॉइलिंग पॉइंट। इसको शॉर्टकट में अपन लिखेंगे बीपीटी, ठीक। अगला हम लोग क्या देखते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, इसको हम लोग कहते हैं एमपीटी। अगला क्या देखेंगे हम लोग? स्टेबिलिटी, ठीक है। इसको नोट करो आप। हाँ, आइए देखते हैं। देखो, हमने कहा पोलैरिटी। पोलैरिटी जो होता है किसी भी कंपाउंड की, हम लोग मेजर करते हैं किस टर्म में? उसके डाइपोल मोमेंट के टर्म में। यानी उसका डाइपोल मोमेंट कितना है, उसके बेसिस पर हम लोग पोलैरिटी को क्या करते हैं? डिसाइड करते हैं। तो अगर हम पोलैरिटी की बात करते हैं तो आप कह सकते हो कि इट कैन बी expressed in term of dipole moments of मॉलिक्यूल, ठीक है ना। बता लीजिए, डाइपोल मोमेंट को हम लोग दिखाते हैं म्यू से, ठीक है ना। और अगर हम ये कह दें इफ म्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो, अगर किसी का म्यू जीरो नहीं है तो इसका मतलब वो क्या होगा? पोलर होगा। अगर हमने कहा म्यू इक्वल्स टू जीरो, अगर किसी का डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाए तो वो क्या हो जाएगा? नॉन पोलर हो जाएगा। क्लियर? तो यहां पर ध्यान से समझो कि पोलैरिटी जो होती है वो किसमें एक्सप्रेस होती है किसी भी कंपाउंड की? तो उसके डाइपोल मोमेंट के टर्म में। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? हमें डाइपोल मोमेंट की बात करनी पड़ेगी। अगर हमें डाइपोल मोमेंट आता है तब तो हम पोलैरिटी वगैरह को बता पाएंगे। अगर मान लीजिए डाइपोल मोमेंट आपको आता ही नहीं तो फिर आप पोलैरिटी को डिसाइड नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहला काम हम लोग करते हैं कि डाइपोल मोमेंट
क्या होता है, कैसे एक्सप्रेशन लोग करते हैं। तो देखिए कैसे होता है। देखिए अगर हम लोग म्यू की बात करें, डायपोल मोमेंट की, तो इसको आप कह सकते हो लेट अ पोलर बॉन्ड formed between two such atom whose electronegativity is different then। देखिए यहां पर मैंने ये कहा कि हम लोग ऐसे बॉन्ड की बात करते हैं जो किसके बीच बना हो, ऐसे दो एटम के बीच बना हो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस हो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो HCl की बात तुम करो, तो यहां पर आप क्या पाएंगे कि जो Cl है, Cl इज मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव देन इससे H से, यानी हाइड्रोजन से क्लोरीन की वैद्युत ऋणात्मकता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है। तो आप जानते हो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है उसे हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, हम लोग ये बोलते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ रिलेटिव रिलेटिव यानी तुलनात्मक रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन इन बॉन्ड, यानी किसी भी एटम की वो तुलनात्मक पावर जिससे वो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, वही उसकी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। तो हमने कहा कि Cl मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव किससे है, H से। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, ऐसे में आप ये पाओगे कि H और Cl के बीच जो बॉन्ड था एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बना था। तो ये जो साझे वाले इलेक्ट्रॉन है ये किसकी तरफ खींचे होंगे, Cl की तरफ। इसलिए इस पर पार्शियल माइनस और इस पर पार्शियल क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। और ये पूरा का पूरा सेटअप आपका वैसे ही बिहेव करेगा जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा था कि अगर ये प्लस और ये माइनस एक निश्चित डिस्टेंस पे हैं तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, डाइपोल कहते हैं। ऐसा ही डाइपोल यहां हुआ, ठीक। अब डाइपोल अगर यहां है तो डाइपोल में इसका डाइपोल मोमेंट हम लोग देखते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन की पोलरिटी किस तरफ से किस तरफ को थी। तो आपने कहा प्लस इधर से इधर की तरफ भागे थे इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर हम लोग इसका डाइपोल जो होता है वो ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। यानी ये क्या दिखा रहा है, ये आपको दिखा रहा है, और ये वेक्टर क्वांटिटी है, हमने कहा म्यू से डिनोट कर दो, क्लियर। और अगर म्यू जीरो है तो नॉन पोलर, अगर म्यू जीरो नहीं है तो इसका मतलब क्या है, वो पोलर है। कॉपी करो इसको, फटाफट बनाओ। आपकी कल की क्लास 26 जनवरी पे नहीं होगी तो उसको हम लोग हो सकता है कि एक्सटेंड कर दें, किसी दिन देखा जाएगा, एडजस्ट कर देंगे, यानी हो सकता है इसी फ्राइडे कर दें, जैसा भी होगा, क्योंकि 26 जनवरी पर क्लास नहीं हो पाएगी अपनी। 26 जनवरी अमर रहे।
कर लिया? कोई दिक्कत किसी को? और किसी भी पोलर बॉन्ड में जो डाइपोल मोमेंट है, क्योंकि डाइपोल मोमेंट आपने बताया कि डाइपोल मोमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको एक्सप्रेस करने के लिए किसकी किसकी जरूरत होगी? डायरेक्शन की भी और मैग्नीट्यूड की भी। आप जानते हो वेक्टर क्वांटिटी अगर है तो यहां पर देखो हम लोग लिख रहे हैं क्या, सिंस डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी hence needs magnitude as well as direction both to express itself। इसको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत होगी। तो देखो इसको डायरेक्शन तो मैंने ऐसे बनाया, ऐसे यानी प्लस से माइनस की तरफ, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा यानी म्यू, तो आप कहेंगे क्या, मॉड क्यू इंटू डी। मॉड क्यू क्यों? क्योंकि चाहे पॉजिटिव चार्ज हो और चाहे नेगेटिव, उसका मॉड लगा दोगे क्या हो जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। मॉड क्यू इंटू डी। डी क्या है, क्यू क्या है, ये वैल्यू या ये वैल्यू, और डी क्या है, डिस्टेंस है, किसके बीच, प्लस और माइनस के बीच। यानी आप कह सकते हो डी क्या है, आप इसको बॉन्ड लेंथ भी कह सकते हो, ठीक है। उतार लीजिए आप इसको, यानी म्यू इक्वल्स टू क्यू, मॉड क्यू इंटू डी। डी क्या है, बॉन्ड लेंथ, ठीक है। अब आइए, जैसे ये तो सिंपल सा था हमारे पास, हमने यहां निकाल लिया। अगर मान लो कोई ऐसा मॉलिक्यूल हो जिसमें सिंगल बॉन्ड ना हो, यानी कई पोलर बॉन्ड हो, तो उस मॉलिक्यूल का नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा, जितने भी बॉन्ड कहें उनका इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट निकाल लो और उसका रिजल्टेंट ले लो, ठीक है। तो एक पॉइंट और मैं यहां पर लिखा दे रहा हूं, क्योंकि HCl में एक बॉन्ड था, उसका हमने डायरेक्ट निकाल लिया। लेकिन मान लो कोई मॉलिक्यूल हो उसमें एक से अधिक पोलर बॉन्ड हो, तब क्या आएगा, तब वहां पर हम नेट डीपी की बात करेंगे। डीपी का मतलब वो वाला डीपी नहीं जो हम लोग फोन पे लगाते हैं, डाइपोल मोमेंट। आइए हम लोग देखते हैं, इसको कॉपी कर लिया, इसको उतारा, चलिए। नोट करके लिख लेंगे, इफ मॉलिक्यूल है मोर देन वन पोलर बॉन्ड, then the net dipole moment will be the resultant of all bond moments। अगर कोई मॉलिक्यूल है उसमें एक से अधिक पोलर बॉन्ड है तो नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा, सारे बॉन्ड मोमेंट का रिजल्टेंट होगा। क्लियर? जैसे मान लीजिए, और ऐसे में तब ज्योमेट्री वगैरह भी मायने रखेगी। देखो जैसे आपको दे दिया जाए, जैसे फॉर एग्जांपल देखो, हमने कहा कि BF3
तो पहले इसका क्या करेंगे हम लोग, इसका ज्योमेट्री बनाएंगे। ज्योमेट्री बनाओगे तो बी, ये एफ होगा, ये एफ होगा और ये एफ होगा। बनाओ इसको फटाफट। क्या कह रहे थे हम लोग, जैसे ये हमने बनाया, ठीक। आप जान रहे हो ये बोरान है, ठीक। और ये क्या है, फ्लोरीन है, फ्लोरीन है, फ्लोरीन है। आप जानते हो कि फ्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट हमारे पीरियोडिक टेबल में कोई है ही नहीं। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव यही है। तो बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होंगे, इसकी तरफ से और इसकी तरफ से एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई होगी बॉन्ड में। अब इन दोनों इलेक्ट्रॉन, जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, इसको कौन खींचा होगा ज्यादा तेजी से, इसका मतलब एफ खींचा होगा। तो एक तो वेक्टर आपका ये बन रहा होगा, ठीक। और दूसरा वेक्टर देखो कौन सा बन रहा होगा, ये बन रहा होगा। एक ये बन रहा होगा, सॉरी बॉन्ड दिखा दिया, ये बन रहा होगा। क्रॉस क्यों किया, नहीं तो आप बॉन्ड समझ लोगे। मान लो ये म्यू1 है, ये क्या है म्यू2 है, ये क्या है म्यू3 है। हमने कहा आप बताओ इस मॉलिक्यूल का नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा। तो आपने कहा हाँ जी सर, निकाल सकते हैं। कैसे, क्योंकि इसको जब आगे पीछे बढ़ाओगे ये कहीं ना कहीं आकर के यहां मिलेगा, तो इसका रिजल्टेंट कहीं तैयार होगा, वो ऐसे आ रहा होगा म्यू आर, ठीक। ये म्यू आर इस डायरेक्शन में और इसका म्यू1 इधर है। तो यहां पर जो म्यू आर है वो म्यू1 के क्या है, बराबर होगा। यानी इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट आएगा वो ये आएगा। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी। और इस वाले बॉन्ड के बॉन्ड मूवमेंट की डायरेक्शन क्या है, ये है। तो ये दोनों वेक्टर जो हैं आपस में क्या है, इक्वल एंड अपोजिट। और क्या है ये, यहां पर लिख देंगे अपोजिट। तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, ये कैंसिल कर देंगे। और जब कैंसिल कर देंगे तो इस मॉलिक्यूल का जो म्यू नेट होगा किसका, BF3 का, वो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा। तो मॉलिक्यूल में पोलर बॉन्ड तो है, लेकिन उसके बावजूद भी मॉलिक्यूल क्या हो गया, नॉन पोलर हो गया। क्यों, क्योंकि रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट इसका क्या हो गया, शून्य हो गया। ठीक है, यानी आप लिख लें क्या, नॉन पोलर। उतारो इसको। यानी हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, उसके पास जाके देखना है।
कर लिया, कोई दिक्कत? अब देखो ऐसे ही अब हम लोग अपने आ जाते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पर। आइए देखते हैं यहां पर कैसे करेंगे। नहीं, वैल्यू आपको नहीं करना रहेगा, केवल कंपैरिजन करना रहेगा। ठीक है, तो देखो जैसे मान लीजिए जाए कि क्वेश्चन दे दिया गया, कंपेयर द डाइपोल मोमेंट ऑफ गिवन, ये है आपका ठीक। अब जरा ध्यान से देखो, एक एग्जांपल ये बना और दूसरा एग्जांपल आपका ये। ठीक है, अब ध्यान से देखिए आप कि यहां पर और यहां पर ये क्या है, ये सिस है, देखो सेम सेम। ये क्या है, ये ट्रांस है। अब यहां पर कार्बन और कार्बन के बीच बॉन्ड है, तो इसमें तो कोई बात नहीं, दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, तो इसके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को तो खींचा खाची चलेगा, तो बीचे बीच में रहेगा, क्योंकि दोनों भाई सेम जैसे हैं। लेकिन ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, ये वाला और ये वाला तो एक जैसा नहीं है ना भाई। देखो ये अलग है, ये अलग है। यहां कैसे पता किया जाए? यहां पर ध्यान देना है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन और कार्बन की कैसे देखें यहां पर। तो यहां पर देखो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। कैसे? कार्बन के पास एक पाई बॉन्ड है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। तो हमने आपको पढ़ाया था परसेंटेज यस करेक्टर निकालना। परसेंटेज यस करेक्टर जो होता है, अगर यहां पर निकालें किसमें, sp3 में, तो कैसा होगा ये 1/4 इंटू 100। काहे 1/4? क्योंकि sp3 में 3p और एक यस है, तो 4 थे, और 4 में यस क्या है, अकेला है। तो कितना हो जाएगा ये 25%। और अगर मैं परसेंटेज यस sp2 में पता करूं तो 2 और 1 3, 1/3 यानी 33.3%। और जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है जिससे इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल परसेंटेज यस। जिसके पास परसेंटेज यस जितना ज्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी उतनी ज्यादा होगी। अब जरा बताओ कि sp2 में परसेंटेज यस ज्यादा है कि sp3 में? sp2 में। तो जो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होगा उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। और जो इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा उसको हम किससे दिखाते हैं, डेल्टा नेगेटिव। तो ये क्या हो जाएगा, और यहां भी कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगी, हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, तो यहां भी क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव। अब आप ऐसे कर लो, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। कहां कहां वो मिलेगा डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन, यहां पर ये बना, यहां पर ये बनेगा, बोलो, यहां पर ये बनेगा, और यहां पर बोलो ये बनेगा, बनेगा। अब जरा इसका और इसका रिजल्टेंट देखो, इसका रिजल्टेंट और इसका आगे ऐसे ले आओ, देखो ये कहीं आएगा कि नहीं आएगा, ये आएगा यहां, यानी इन दोनों का रिजल्टेंट कहां तैयार होगा, ये तैयार होगा। और जरा इन दोनों का रिजल्टेंट देखो, ऐसे आगे बढ़ाओ इनको, ये कहीं तैयार होगा, बोलो वाह। तो एक म्यू आर ये बना और एक म्यू आर ये बना, क्या ये दोनों अपोजिट है? तो सिस का म्यू क्या हो जाएगा,
बोलो, यहां देखो जरा, सॉरी, नॉट इक्वल टू जीरो, कुछ ना कुछ तो, एक मिनट, ये, हाँ सही है। क्यों? क्योंकि ये देखो एच और एच का जो रिजल्टेंट आएगा, ये म्यू आर जो होगा, ये म्यू आर के अपोजिट तो है, लेकिन इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि भाई ये बॉन्ड दूसरा है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, और ये कार्बन कार्बन बॉन्ड था, तो कुछ ना कुछ तो डायपोल मोमेंट क्या होगा, 100% कैंसिल नहीं हो सकता। तो नॉट इक्वल जीरो, इसका मतलब ये कैसा होगा, पोलर होगा। इनकी बात कर लो, ये देखो, ये क्या कर रहे हैं, ये इधर, ये इधर कैंसिल, इधर देखो, ये इधर, ये इधर, यानी इसने इनको कैंसिल किया, इसने इनको कैंसिल किया। भाई इक्वल और अपोजिट, दो वेक्टर अगर इक्वल अपोजिट हो क्या हो जाएगा, कैंसिल नहीं कर देते एक दूसरे को। तो इनका और इनका रिजल्टेंट शून्य, इनका और इनका रिजल्टेंट शून्य, और जब रिजल्टेंट शून्य है ट्रांस में, तो इसका म्यू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और जब जीरो हो जाएगा तो ये जैसे पोलर हो रहा था, ये क्या हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा। तो ट्रांस वाले का डायपोल मोमेंट शून्य, और सिस वाले का डायपोल मोमेंट क्या है, शून्य नहीं है। तो जिसका डायपोल मोमेंट शून्य नहीं है वो क्या होगा, पोलर, और जिसका डायपोल मोमेंट शून्य हो जाएगा नेट, वो क्या हो जाएगा, नॉन पोलर। उतारो इनको, बनाओ इसे, और बड़ा करके दिखा देते हैं। पहले ये इतना उतार लो कंसेप्ट, इनको मैं बड़ा करके दिखा देता हूं रिजल्टेंट कैसे देखते हैं। इसीलिए पूछा जाता है कि ट्रांस और सिस में कौन पोलर होगा, तो आंसर क्या होगा तुम्हारा, सिस। कौन नॉन पोलर होगा, ट्रांस, क्योंकि ट्रांस का डायपोल मोमेंट शून्य हो जाता है नेट। हो गया, कोई टेंशन। अब देखो मैं इसको बड़ा करके दिखा दे रहा हूं कि तुमको यहां कुछ भी ज्यादा वो हो गया घिचिर पिचिर। आप इसको फ्रेश देखो, फ्रेश। देखो बड़ा बड़ा करके मैं बना दे रहा हूं, ये देखो, ये क्लियर। अब देखो ये तुम्हारा क्या था, ठीक, तो एक आपका वेक्टर तो ये बन गया कौन सा, म्यू1 मान लीजिए, और अगला आपका ये बन जाएगा, क्या बना, समझने के लिए, ठीक है, ऐसे ही ये बनेगा म्यू3, और ये क्या आया, सॉरी, म्यू4। क्लियर। तो जरा म्यू1 और म्यू2 का रिजल्टेंट देखो, हमने कहा इनको ऐसे बढ़ाओ तभी तो ऐड करोगे, ये तो ये दो वेक्टर देखो, इनके बीच का एंगल बना,
और वेक्टर्स का समेशन जब करते थे पैरेललोग्राम वाले से याद करो, तो इसका रिजल्टेंट कहां तैयार होगा, ये तैयार होगा म्यू आर। क्लियर? ऐसे ही दो वेक्टर ये और ये वाले ही सेम, इनको कैसे जोड़ेंगे आप, ऐसे बढ़ा दो, ऐसे बढ़ा दो। अब देखो ये तुम्हारा एंगल बन गया, यानी ये तैयार हो रहा होगा म्यू आर। अब क्या ये म्यू आर और ये म्यू आर दोनों मैग्नीट्यूड में सेम होंगे? नहीं, क्योंकि ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड एक जैसा है, ये वाला और ये वाला एक जैसा है। इसका मतलब अपोजिट तो हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड में बराबर नहीं हो सकते। क्लियर? और जब मैग्नीट्यूड में बराबर नहीं है तो 100% कैंसिल होगा ही नहीं। यानी म्यू नेट यहां पर, अगर म्यू नेट की बात किया जाए तो नॉट इक्वल टू 0। और जिसका डाइपोल मोमेंट शून्य नहीं होगा वो आपका अपने आप क्या हो जाएगा, पोलर हो जाएगा। बस इतनी सी बात मैंने बताया यहां पर, क्या समझे? तो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री बहुत कुछ मायने रखती है। अगर ज्योमेट्री आपको समझ में आ गई तो आपको डाइपोल मोमेंट वगैरह में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अब देखिए यहां पर हम आपको बताएं क्या, डाइपोल मोमेंट से ही सारी प्रॉपर्टी क्लियर हो जाएगी, आगे कुछ करना ही नहीं ज्योमेट्रिकल आइसोमर में। कैसे? देखो अब इनकी पहली प्रॉपर्टी देखो, सॉल्युबिलिटी इन पोलर सॉल्वेंट, जैसे कि वाटर। ठीक? सॉल्युबिलिटी मतलब घुलनशीलता, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता म्यू की, यानी जिसका म्यू जितना ज्यादा होगा वो पानी में उतना ज्यादा घुलेगा। अब जैसे कह दिया सिस ब्यूटीन और ट्रांस ब्यूटीन, कौन ज्यादा घुलेगा? सिस। क्यों? क्योंकि सिस का डाइपोल मोमेंट ट्रांस से ज्यादा है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बॉइलिंग पॉइंट, तो ये भी आपका म्यू के डायरेक्ट रिलेशन में होता है। ठीक है, म्यू के डायरेक्ट रिलेशन। अगर आपसे पूछा गया कि स्टेबिलिटी, तो ये आपका इनडायरेक्ट होता है, जिसका डाइपोल मोमेंट जितना ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी उतनी कम। और चौथी प्रॉपर्टी, अगर आपसे एमपीटी पूछा गया मेल्टिंग पॉइंट, तो ये भी म्यू के इनडायरेक्ट रिलेशन। इसका मतलब ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा, और सिस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। सिस की स्टेबिलिटी कम होगी, ट्रांस की स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। और स्टेबिलिटी का उल्टा होता है रिएक्टिविटी, जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो उतना ही कम रिएक्टिव होगा। खत्म हो गई प्रॉपर्टी सारी, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की सारी प्रॉपर्टी हमने खत्म कर दिया डाइपोल मोमेंट के बेस पर। यानी आपको कुछ भी रटने की जरूरत पड़ेगी। इस तरीके से जीआई आपका यहां पर कंप्लीट हो जाता है। अब एक फार्मूला इसमें हम लोग सीखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर या कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए ग्रुप पे आपको एक लेक्चर अपलोड करेंगे हम, उसको देख करके वहां से फार्मूले को नोट कर लेंगे। ठीक है? कब? जब आपको ऑप्टिकल आइसोमर भी हम पढ़ा दें। क्लियर? तो अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, अगला जो है टॉपिक, जहां पर हम लोग देखेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है? तो चलिए उसकी तरफ चलते हैं और ये देखते हैं कि वहां पर कॉन्फ़िगरेशन कैसे हम लोग करेंगे। यानी आरएस क्या होता है, डीएल क्या होता है, एरिथ्रोथ्रियो क्या होता है, ये सारी चीजें आपके आंसर में आई होंगी, उनको हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है? तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगले टॉपिक की तरफ। इसको उतारा कि नहीं उतारा, ये सारी चीजें कॉपी कर लीजिए, नहीं मिलेगा नहीं ये सब। और ऑब्जेक्टिव में ये सब पूछे जाती है।
बिल्कुल। तो आप जब देखोगे स्ट्रक्चर तभी तो डायपोल मोमेंट मालूम चलेगा। भाई जो दिया जाए उसको बनाओ आप, और फिर दोनों को कंपेयर करो, किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा है, किसका डायपोल मोमेंट कम है, तभी तो आप निकाल पाओगे। नहीं कैसे निकाल पाओगे, ऐसे हवा में थोड़ी आएगा। उसके स्ट्रक्चर पर आपको जाना पड़ेगा, उसकी ज्योमेट्री पर जाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिक यानी ओ आई। ठीक है, देखो मॉलिक्यूल if have handedness then can show optical isomerism and taken to be a chiral molecule। यानी अगर मॉलिक्यूल के पास हैंडेडनेस है, हैंडेडनेस, हैंडेडनेस क्या होता है, हैंडेडनेस समझो, कैन नॉट बी डिवाइजिबल इनटू टू इक्वल हाफ्स। यानी दो इक्वल हाफ में या दो इक्वल हाफ में इनको आप डिवीजन नहीं कर पाओगे। जैसे ये अगर इसको दो इक्वल में आपको डिवीजन करना हो तो क्या मैं यहां से इसको फाड़ दूं तो दो इक्वल मिल जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें अंगूठा ये चला जाएगा, इसमें ये नहीं आएगा। अगर मैं इसको ऐसे ऐसे कट कर दूं तो एक में ये वाला फेस आ जाएगा, एक वाले ये वाले फेस आएगा। यानी हमारे हाथ को कहीं से भी आप दो इक्वल पार्ट में डिवीजन नहीं कर पाओगे। तो ऐसे ही कोई सा भी मॉलिक्यूल, कोई सा भी है, और उसे आप दो इक्वल हाफ्स में अगर डिवीजन नहीं कर सकते हो तो आप समझ लेना क्या कि वो आपका क्या होगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लायक होगा। ठीक है, यहीं पर आज हम छोड़ देते हैं और कल ही परसों जब मिलेंगे आप, ठीक है। मैथ वाले भी सर अगर कहते हैं कल के लिए तो मना कर देना, कल की क्लास नहीं हो पाएगी आपकी, 26 जनवरी पे कोई क्लास नहीं। ठीक है, परसों हम लोग मिलेंगे इसी टाइम पर, जाएंगे नीचे क्लास में।